हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है और ना ही किसी प्रकार का कोई कूपन लगाना है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत, विकसित भारत और समृद्ध भारत। और इन्हीं अच्छी बातों के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि कैसे हम अपनी सुपर 30 रिवीजन सीरीज में 30 मिनट के अंदर इस अध्याय का काम तमाम करने वाले हैं। मतलब ये कि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट सीधे आपके दिमाग के अंदर फिट करने वाला हूं। बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा, राइट? जिससे क्या होगा, इस पूरे चैप्टर का अपना बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा, राइट? बोलो यस सर। चलिए, पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने बड़ा इंटरेस्टिंग है और ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमसे कहा जा रहा है, अच्छा एक और चीज, स्पीड अपनी थोड़ी सी ज्यादा होगी, इसलिए यदि कहीं पर कोई डाउट आता है या कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट बॉक्स में उसे पुट कर सकते हो। चलिए भैया, पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है किसके बारे में? यौगिकों के बारे में। यहां पर बात हो रही है कि निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए, राइट? तो ध्यान से देखो, ये तो हो गया एल्यूमिनियम, बोलो यस सर। तो ये हो गया एल्यूमिनियम और SO4 क्या होगा? SO4 कौन सा आयन होता है? तो सल्फेट आयन होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम सल्फेट। आपको आयन पता होने चाहिए। यदि आपको ये क्लियर है तो उसके बाद की जो कहानी है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग और शानदार है। ध्यान से देखिएगा, SO4 का मतलब क्या? सल्फेट। NO3 का मतलब क्या? 2 माइनस, हम उसमें चार्ज भी लगाएंगे, यहां पर माइनस रहेगा। तो SO4 2 माइनस इज सल्फेट, NO3 माइनस इज नाइट्रेट, PO4 3 माइनस इज फॉस्फेट। वहीं के वहीं यदि हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा, CO3 2 माइनस इज कार्बोनेट। बात समझ में आई? और यदि हम क्लोरीन की बात करें देन क्लोराइड, फ्लोरीन की बात करें देन फ्लोराइड, यदि हम ब्रोमीन की बात करें देन ब्रोमाइड। बात समझ में आ गई? तो कहानी बड़ी शानदार है। एल्यूमिनियम सल्फेट हम देख चुके हैं। इसके बाद वाले का नाम क्या होगा? बड़े ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम, बोलो यस सर। क्लोरीन, बोलो यस सर। एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट? कैल्शियम क्लोराइड। कुछ ऐसे ही जैसे कैसी होती है आपकी NaCl होता है। बात समझ में आ रही है? अब इसके पड़ोस में नीचे की तरफ क्या होगा बताओ? तो K क्या है? पोटेशियम। SO4 क्या है? सल्फेट। एंड दैट विल टर्न इनटू व्हाट? पोटेशियम सल्फेट। हम बात करेंगे KNO3 की, which is considered as पोटेशियम नाइट्रेट। और भैया सबसे लास्ट वाले की यदि आप बात करोगे तो ये होगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या होगा आपका? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि चूने का पत्थर, यानी कि संगमरमर। बात समझ में आ रही? बोलो यस सर। तो इस तरीके से सबके जो है हमने नाम लिख लिए हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट। बात समझ में आई? बोलो यस सर। चलिए, थोड़ा और आगे हम बढ़ने वाले हैं। आप अपने आंसर्स को यहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं। चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? चलो, निम्न में कितने परमाणु विद्यमान हैं? कितने परमाणु बाबू, कितने परमाणु? ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन के कितने हैं? 2, बोलो यस सर। हाइड्रोजन के आगे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन के कितने होंगे? 2। सल्फर का कितना होगा? 1। कितने हो गए? 3। चलिए वहां पर अब देख लेते हैं, ठीक है? फास्फोरस का कितना होगा? 1। ऑक्सीजन के कितने होंगे? 4। कुल कितने हो गए? 5। तो भैया इसमें 3 और इसमें कितने हो गए? 5 परमाणु हो गए। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गई? नोट करो, अगला सवाल हमारा इंतजार कर रहा है, ठीक है जी? चलिए आइए। यदि कार्बन परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है, जैसा कि हम जानते हैं, और सुनो, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से इसको पढ़ने की जरूरत है। यदि कार्बन परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है, मैं कह रहा हूं यदि कार्बन परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है, तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? बात समझ में? एक मोल का द्रव्यमान इतना है, तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? तो ध्यान से देखना। देखो, एक मोल आप जानते हो किसके बराबर होता है भैया? एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होता है 6 पॉइंट इतना इंटू 10⁻23। बात समझ में? तो यहां पर क्या बात हो रही है? ध्यान से देखिएगा, एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 आपके जो परमाणु होंगे, क्योंकि एक मोल की बात हो रही तो इतने ही परमाणु होंगे। इतने परमाणु 12 ग्राम के बराबर हैं, या आप ये कह लो कि भैया इतने सारे परमाणु जो हैं वो 12 ग्राम के आसपास है। इतने सारे परमाणु 12, सिर्फ 12 ग्राम के आसपास है। सोचो कितने छोटे होते होंगे। तो एक परमाणु कितना होगा?
तो एक परमाणु जो होगा उसका द्रव्यमान कितना होगा? अरे भाई बड़ी सिंपल सी कहानी, 12 डिवाइड बाय इतना इतना गुणा 10 की घात 23। अब ये जो 10 की घात 23 है इसको हम कहां भेजेंगे? ऊपर भेजेंगे, तो वो हो जाएगी -23, तो 12/6.022 गुणा 10 की घात इतने, और भैया ग्राम बोलो। यस सर, वो ग्राम में होता है। बात समझ भाई, खेल खत्म। ये रहा आपका, देखो 12 डिवाइड बाय इतना, और बाबूजी ये रहा आपका आंसर। बात समझ में आई? तो ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन है तो मैं सिर्फ उसी को डिस्कस करूंगा, अपने को अपने से सॉल्यूशन करना है। जब तक हम किसी सॉल्यूशन को खुद से नहीं करते हैं, बात समझ में आ रही है, तब तक वो कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर फिट नहीं हो पाता है। नोट किया जाए, पक्का? चलिए, तो बड़ी शानदार ये कहानी थी, अपन ने इसको यहां पर ऐसे फिट कर दिया है। ठीक है, चलो नोट किया जाए। अच्छा, ये सवाल था। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि होने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग। 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का अपने को द्रव्यमान बताना है। जब हम इस अध्याय की बात करते हैं, हमारे सामने 3 प्रकार की चीजें आती हैं। एक तो आता है भैया मोलों की संख्या, एक आता है, ध्यान से देखिएगा, मोलों की संख्या, राइट। दूसरा जो है वो है कणों की संख्या, दूसरा जो है वो है आपका कणों की संख्या, और तीसरा वाला, एक तो मोलों की संख्या, दूसरा जो है वो कणों की संख्या, और तीसरा आता है द्रव्यमान। बात समझ में आ रही है? तो जब आप कणों की संख्या की बात करते हो तो उसमें कौन सी चीजें आ जाती हैं? बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें परमाणु आ जाता है, बोलो यस सर। इसमें अणु आ जाता है, बोलो यस सर। और भैया इसमें आयन आ जाता है। दैट्स ऑल। तो क्या बात हो रही है? बड़े ध्यान से देखिएगा कि 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु जो है उसका द्रव्यमान कितना होगा। एक मोल का, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के, ठीक है, एक मोल ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 U होता है, बोलो यस सर। बात समझ में आई? और मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 16 ग्राम होता है। परमाणु द्रव्यमान जो है वो U में होता है, मोलर द्रव्यमान जो है वो ग्राम में होता है, बोलो यस सर। बात समझ में आ गई? तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U, ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान 16 ग्राम। बात समझ में आई? अब बात हो रही है किसकी? 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु की। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, ये कह रहे हैं भैया एक मोल जो है, राइट, वो आपका किसके बराबर है? ध्यान से देखेंगे तो ये है आपका 16 U के बराबर। यदि हम इसका मोलर द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान देखते हैं, तो मोलर द्रव्यमान यदि हम देखते हैं तो ये 16 ग्राम के बराबर है। तो 0.2 मोल किसके बराबर होगा? अरे बड़ी सिंपल सी कहानी, 16 को इससे गुणा कर दीजिए आप, आंसर कितना आ जाएगा, राइट। तो 16 दूनी 32 होता है, पर क्योंकि यहां पर 2 की जगह 0.2 है, इसलिए ये हो जाएगा 3.2 ग्राम। खत्म खेल। इतना सा कॉन्सेप्ट था। बात समझ में आई? तो बड़े ऐसे देखो बेटा, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो देखने में अजीब लगते हैं पर एक्चुअली बड़े सिंपल होते हैं। कुछ वैसे ही होते हैं जैसे हम लोग बचपन से मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं। 1 रुपए की 2 चॉकलेट आई तो 10 रुपए की कितनी चॉकलेट आएगी? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लिया जाए, हरी अप। ठीक है, चलो, पक्का 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 पक्का। हम बात करने वाले हैं 0.5 मोल जल अणु के बारे में। हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? तो बड़े ध्यान से आप देखिएगा, यदि हम 1 मोल जल की बात करते हैं, यदि हम 1 मोल, मैं कह रहा हूं मेरे पास 1 मोल जल है, यस और नो, तो जल क्या है? तो भैया जल है आपका H2O। बात समझ में आ गई? हाइड्रोजन आपके पास में 2 हैं, इसलिए 2 गुणा 1 हो जाएगा। साथ में ऑक्सीजन आपके पास में 1 है। आप जानते हो कि ऑक्सीजन के लिए 16 U जो है वो हमने द्रव्यमान रखा हुआ है। दोनों को आप जब जोड़ दोगे, राइट, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 18 ग्राम आ जाएगा। तो 1 मोल जल जो होगा वो 18 ग्राम के आसपास होगा मोलर द्रव्यमान। 1 मोल जल के लिए जो मोलर द्रव्यमान है वो 18 ग्राम के आसपास होगा, बोलो यस सर। अपने को निकालना है 0.5 ग्राम के लिए, 0.5 मोल के लिए, यही है ना शायद, 0.5 मोल के लिए। बात समझ में? तो 1 मोल के लिए इतना, तो 0.5 मोल जल के लिए कितना? आप बोलोगे सर करना क्या है? 18 को 0.5 से गुणा कर दो, 9 ग्राम जो है वो आंसर आ गया, खेल खत्म। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर कहानी कैसी हो गई? खत्म हो गई। नोट किया जाए, ठीक, सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। बढ़ेंगे अगले सवाल के तरफ, ध्यान से देखिएगा। 2O, O2 और O3 में आपको अंतर स्पष्ट करना है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिए, यदि कहीं पर 2O लिखा हुआ है,
यदि कहीं पर 2O लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है भैया कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। इसका मतलब क्या हुआ? राइट, ये स्वतंत्र रूप से हालांकि नहीं रह सकते, पर इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। क्लियर? वहीं के वहीं यदि O2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक अणु से है। ध्यान से देखिए, 2O का मतलब 2 परमाणु। बहुत शानदार कहानी और अच्छा सवाल है ये, ठीक है। और O2 है ना बेटा, तो इसका मतलब पता है क्या? एक अणु में 2 परमाणु, एक अणु में 2 परमाणु। बात समझ में आई? तो एक तरफ जो है वो क्या है? एक अणु में 2 परमाणु, और एक तरफ है आपके पास 2 परमाणु अलग अलग मतलब सेपरेट, अलग अलग। बात समझ में आई? तो वहां पर 2 परमाणु कैसे हैं? अलग अलग हैं। और भैया यहां पर एक परमाणु में आपके एक अणु में आपके 2 परमाणु हैं। अब कभी कभी क्या होता है, यहां पर ऐसा लिखा होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन ने, बात समझ में आई? पूरा लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन ने, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए हैं। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो है उसने बेसिकली क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त किया हुआ है। बात समझ में आई? तो भैया 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 बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये और ये जो है, इन तीनों में क्या होगा? आपका डिफरेंस होगा। एक और एग्जांपल लेंगे, शानदार वाला, धमाकेदार वाला। राइट, अब ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? ध्यान से देखो, देखो इस वाले अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु तो वैसे दिख रहे हैं, 2 से गुणा किया तो इसका मतलब 4 परमाणु है। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? बोलो यस सर। लिखोगे कैसे? वो रही लैंग्वेज। बात समझ में आई? तो जब आप O3 की बात करेंगे, यह ओजोन के एक अणु को, ओजोन के O3 जो है वो एक अणु को दर्शाएगा जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो इंटरेस्टिंग कहानी है कि यही हमारी सूरज की जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उससे बचाता है। और भैया यह स्वतंत्र रूप में रह सकता है, यह स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता। इसलिए ऑक्सीजन की जब भी बात आती है तो हमारे पास अणु होता है ऑक्सीजन का बजाय परमाणु के। ठीक है, नोट कर लो। पक्का? चलिए अगला सवाल बहुत शानदार होने वाला है, बहुत ध्यान से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित यौगिकों में उपस्थित यदि कोई हो तो धनायन और ऋणायन को लिखना है। आप जानते हो कि भैया जितने भी दिख रहे हैं, बात समझ में आई, ये इनमें से कुछ आपके आयनिक यौगिक हैं और कुछ आपके सहसंयोजक यौगिक हैं। अब ध्यान से यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सर इसको हम लिखेंगे CH3COO नेगेटिव और भैया Na पॉजिटिव। तो नेगेटिव आयन भी लिख दिया, पॉजिटिव भी लिख दिया। NaCl तो हम सब जानते हैं कि Na प्लस होगा एंड Cl माइनस होगा। H2 में कुछ नहीं होगा क्योंकि दोनों ही जो आपके परमाणु हैं वो एक समान है, ना तो कोई पॉजिटिव ना तो कोई नेगेटिव, ना तो किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया ना तो किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया। वहीं के वहीं हम इस वाले की बात करेंगे तो ये है आपका NH4 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। बात समझ में आई? तो ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ नहीं पॉजिटिव नेगेटिव। बात समझ में आ गई? शानदार कहानी। सबके नाम भी बता देता हूं, ठीक है जी। ऊपर वाले का नाम क्या होगा? सोडियम एसिटेट। अपन नाम भी लिख सकते हैं, कौन घबराने वाली बात नहीं बबुआ। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो इस वाले का नाम क्या होगा भैया? सोडियम एसिटेट। इसका नाम जो है वो क्या हो जाएगा? सोडियम एसिटेट। तो इसका नाम क्या होगा? सोडियम एसिटेट, राइट। इसका नाम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। तो भैया ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। बात समझ में? ये क्या होगा? आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। बोलो यस सर। और वहीं के वहीं हम बात करेंगे तो सबसे नीचे वाला होगा, देखो NH4 जो आयन होता है वो अमोनियम का होता है। किसका होता है? अमोनियम का। तो ये हो जाएगा अमोनियम, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा अमोनियम, अमोनियम नाइट्रेट। NO3 है ना, तो कौन सा आयन होगा? नाइट्रेट। तो दिस मस्ट बी अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। बात समझ में आ गई? सबके नाम लिख लिए, सबके सिंबल लिख डाले, वो तो दिए हुए थे, सबका हमने आवेश भी लिख डाला। नोट किया जाए, हरी अप।
पक्का बोलो यस सर, यस सर, यस सर। चलो आगे बढ़ने वाले हैं, चलो यहां से भी आप लिख सकते हो। ठीक है जी, चलिए और आगे हम बढ़ने वाले हैं। हम बात करेंगे कि भैया आयनिक और आणविक यौगिक जो होता है इसमें अंतर क्या होता है। बड़े ध्यान से देखिएगा, जो आयनिक यौगिक होते हैं वो हमेशा धातुओं, आयनिक यौगिक जो भी होंगे वो हमेशा 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 रुको 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 हमेशा धातु और अधातुओं से निर्मित होते हैं। बात समझ में आ रही है? हमेशा कैसे होंगे? धातु और अधातु से निर्मित होंगे जिनके टूटने पर आयन अपने को मिल जाए। तो आयनिक यौगिक अधातु और धातुओं से निर्मित होते हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को दान करती हैं। बात समझ में आई? अधातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करती हैं। तो एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, राइट, वो बन गया भैया धनायन। बोलो यस सर। बात समझ में आई? जिसने इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया वो क्या बन गया? तो ये बन गया ऋणायन। जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो धनायन बन गया, जिसने इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया ये क्या बन गया? ऋणायन। अब एक धनायन है, एक ऋणायन है, राइट। तो आप जानते हो कि भैया पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हमेशा आकर्षण होता है, इसलिए पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और निर्माण होता है आयनिक यौगिकों का। ठीक है, नीचे लिखा भी है, ऋण आवेशित कणों को हम एनायन या ऋणायन कहते हैं, धन आवेशित कणों को हम धनायन या कैट आयन कहते हैं। उदाहरण हमारे सामने है, नोट किया जाए। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, आणविक यौगिकों के बारे में। विभिन्न तत्वों के परस्पर, बात समझ में आई? विभिन्न तत्वों के परस्पर परमाणु जब एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं तो भैया इसको हम मॉलिक्यूलर या फिर हम इसको जो है सहसंयोजक यौगिक भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम और क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, मॉलिक्यूलर। बात समझ में आ रही है? तो हम इसको सहसंयोजक भी कह सकते हैं क्योंकि इनके बीच में सहसंयोजक आबंध है। बात समझ में आई? चलो, जल हो गया, अमोनिया हो गया इसमें, और हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी का भाग है। ठीक है, चलो इजी, बोलो यस सर। शानदार, ये क्वेश्चंस हैं जिनसे हम कर सकते हैं बढ़िया वाला रिवीजन। चलिए, एक अच्छा और न्यूमेरिकल हमारा वेट कर रहा है कि निम्नलिखित में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। तो आप जानते हो कि ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन, ध्यान से देखना, ऑक्सीजन जब मैं बोल रहा हूं परमाणु की बात कर रहा हूं, एक मोल, हम इसको क्या कहेंगे? एक मोल। सबके यदि एक मोल के लिए हमें पता है तो बाकी काम कैलकुलेट कर सकते हैं, सीधी बात। तो ऑक्सीजन परमाणु का जो एक मोल है कितने ग्राम का है? 16 ग्राम का है, खत्म बात। ऑक्सीजन परमाणु का जो एक मोल है वो 16 ग्राम का है। बोलो यस सर। ऑक्सीजन परमाणु ना, हाँ 16 ग्राम का है, परमाणु, अणु का 32 ग्राम का होगा। बात समझ में आई? तो एक मोल यदि 16 ग्राम का है भैया तो 64 ग्राम में कितने मोल होंगे? अब आप बोलोगे सर 4 मोल होंगे, खेल खत्म। तो यही तो करना है। बात समझ में आई? तो आप जानते हो कि जो मोलों की संख्या होती है यानी कि n, वो दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान होता है। बात समझ में आ रही है? तो वो जो 16 आपको ऊपर दिख रहा है वो मोलर द्रव्यमान है। बोलो यस सर। ये कैसा है? तो भैया ये मोलर द्रव्यमान है, ठीक। और ये कैसा है? दिया गया द्रव्यमान है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? दिया गया द्रव्यमान। बोलो यस सर। तो एक हो गया मोलर द्रव्यमान, दूसरा वाला हो गया दिया गया द्रव्यमान, और भैया उत्थे रहा फॉर्मूला। और जैसे ही आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया, राइट, आपका आंसर यहां सामने आ गया। तो आंसर कितना होगा आपका? 4 मोल। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। शानदार है कहानी, इसको बढ़िया से नोट किया जाए। हरी अप, ठीक, पक्का जी। चलिए आगे बढ़ेंगे इस कहानी को लेकर, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। अब ऑक्सीजन के इतने परमाणुओं की में मोलों की संख्या, बात समझ में आई? तो ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन, रुको थोड़ा अपन अपने स्टाइल में लिखते हैं ना। तो अब बात हो रही कि भैया एक मोल, ध्यान से देखना, एक मोल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में मुझे अणु या परमाणु लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है, राइट। तो एक मोल ऑक्सीजन परमाणु तो कितना होता है? तो 6.022 इंटू 10⁻⁻23 क्या होंगे? एक मोल में इतने परमाणु होंगे। बोलो यस सर।
बात समझ में आई? तो एक मोल की यदि आप बात करोगे तो इतने परमाणु होंगे। कहानी क्लियर है? बोलो यस सर। अब भैया इतने सारे परमाणु हैं, राइट? अब इतने सारे परमाणु हैं, 24.088 इंटू 10⁻23। कैसे करोगे? तो सिंपल सी कहानी कि मोलों की संख्या का एक फॉर्मूला ये भी होता है, मोलों की संख्या का एक फॉर्मूला ये भी होता है, राइट, जिसको हम कहते हैं n बराबर वॉट कैपिटल N डिवाइड बाय Na। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है? तो नीचे वाला तो अवोगाद्रो संख्या है। बोलो यस सर। ऊपर वाला ये परमाणुओं की संख्या है। जो भी कणों की संख्या होती है उसको हम कैपिटल N से दर्शाते हैं। दिस विल टर्न इनटू व्हाट 24.088 इंटू 10⁻10⁻23 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। अब जानते हो कि ये कैंसल आउट हो जाएगा, इससे कैंसल आउट हो जाएगा और भैया ये आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। तो फिर से आपका जो n है वो कितना आ गया? 4 आ गया। खत्म। बात समझ में आई? तो ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से अपने को बढ़िया से करने हैं, ठीक है? नोट कर लो, पक्का? चलिए और आगे बढ़ेंगे इस कहानी को लेकर। ये रहा आपका आंसर, ठीक? तो दो फॉर्मूले हैं, आपको ध्यान से देखना है। जब आप मोलों की संख्या निकालेंगे तो दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, या फिर यदि आपके पास कणों की संख्या दी हुई है तो दिए गए परमाणुओं की संख्या बटे एवोगाड्रो यानी कि एवोगाड्रोस नंबर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हम बात करने वाले हैं निश्चित अनुपात या स्थिर अनुपात के नियम के बारे में। बात समझ में आ रही है? किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात में विद्यमान रहता है। बात समझ में आई? इसका मतलब यह है कि जब मैं यहां पर CO2 लिखता हूं, इसका नाम यदि मैंने कार्बन डाइऑक्साइड रख दिया तो ये फिक्स है कि बेटा इसमें एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन होंगे। मतलब ये नहीं हो सकता C2.1, C1.7, ऑक्सीजन 3.9, ठीक है? कार्बन ऐसा, ये अलग हो गया। ये सब कैसे हो जाएंगे? ये अलग हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? 3.7 ये नहीं हो सकता। बात समझ में आई? तो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होगा, इसे निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। उदाहरण आप देख लो, हमने अमोनिया को यहां पर उदाहरण के तौर पे लिया हुआ है। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमानों का अनुपात सदैव जो रहेगा वो कितना रहेगा? 14.3 रहेगा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं कर सकता इसको। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि आप जानते हो कि नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो जाएगा। खत्म बात। तो हमेशा वो कैसा रहेगा? निश्चित रहेगा द्रव्यमान का अनुपात। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर, यस सर, यस सर। बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बड़ा कॉमन पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं? गलतियां। ध्यान से देखिएगा, तत्वों के प्रतीक दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। ध्यान से देखिएगा, किसी तत्व में यदि उसके प्रतीक में, ठीक है, एक से ज्यादा यदि अल्फाबेट आते हैं तो इसका मतलब यह है कि पहला वाला कैपिटल होगा और दूसरा वाला लेटर जो है वो स्मॉल होगा। तो ये गलत है, सही होगा CO। दिस इज कोबाल्ट। यदि आप C कैपिटल O लिखोगे सो दैट विल टर्न इनटू व्हाट? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा, राइट? चलिए, कार्बन जो है वो छोटा नहीं हो सकता, अकेला है, छोटा हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो ये हो जाएगा कैपिटल C। एल्यूमिनियम में कोबाल्ट वाला ही रूल लगेगा, इसलिए ये हो जाएगा Al। वहीं के वहीं हीलियम की यदि हम बात करेंगे तो हीलियम जो है, हीलियम तो सही लिखा हुआ है, He, हीलियम सही लिखा हुआ है। और सोडियम की यदि आप बात करोगे तो ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि सोडियम का सिंबल Na होता है। बात समझ में आ रही? तो नोट किया जाए, ठीक? तो यहां पर अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आप लिखते हो CO3 तो इसका मतलब है कार्बोनेट, और यदि आप लिखते हो CO3 तो इसका मतलब क्या है कि कोबाल्ट जो है वो आपके पास कितने हैं? 3 हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों एक जैसे नहीं है। बात समझ में आई? बोलो यस सर। इसको मिटा देते हैं, उधर वाले को आप नोट कर लीजिए, ठीक? तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा भी गलत, चौथा सही, पांचवा गलत, ठीक है जी? चलो, और यदि ऐसा कोई भी डाउट होगा किसी भी चीज के प्रतीक या सिंबल को लेकर तो आप उससे पूछ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो और कुछ तो नहीं है, 5 ही थे अपने पास, बिल्कुल 5 ही थे अपने पास।
राइट। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लिए जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, आपके स्कूल के यूनिट टेस्ट एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, और सभी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन थे जिससे बहुत सारे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई डाउट होगा तो आप उसे पूछ सकते हैं आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जैसे आप कहते हो मैग्नेट ब्रेन्स फॉर इंग्लिश मीडियम एंड मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। करना क्या है, जाना है गूगल पे, सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे एक ऐसा पेज दिखेगा, इंग्लिश मीडियम वाले यहां से पढ़ सकते हैं नर्सरी से लेकर 12th तक, हिंदी मीडियम वाले जो है राइट वो 7 से लेकर 12 तक सारी कक्षाओं को देख सकते हैं क्वालिटी कंटेंट के साथ में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ यदि आपको बुक्स या ई बुक्स रिक्वायर्ड है तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। तो बढ़िया से पढ़ना है, कोई डाउट यदि होगा तो उसको पूछना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।